आइए। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपका मैंने देखा नेशनल इंटरनेशनल। ओके, ये मोस्ट प्रिफर्ड नेशंस का क्या कंसेप्ट है, आप बताइए। आप तो वर्ल्ड ट्रेड ये सर एमएफटी के बारे में सुना है मैंने। हाँ, क्या है बताइए। एक्चुअली जो कुछ कंट्रीज होती हैं, कुछ कंट्रीज के साथ उनका बहुत ट्रेड रिलेशन बहुत स्मूथ होता है, तो जनरली वो लोग एमएफटी का दर्जा उनको देते हैं। जैसे एक समय में इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था, बट टेररिज्म और दूसरे लेकिन पाकिस्तान भारत को क्यों नहीं देता है? हाँ सर, ये शुरू से ही विवाद का इशू रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो ग्रोथ मॉडल रहा है इकोनॉमी का, वो या तो गल्फ और चाइना बेस्ड ज्यादा रहा है। और एक हमें लगता है कि जो भी परसेप्शन है पाकिस्तान को इंडिया के लेके, ये कहीं ना कहीं एक हर्डल क्रिएट कर रहा है। अच्छा, तो आप तो वो WTO ये सब पे चीज पे जाते हैं ना। मैं एक क्वेश्चन से फॉरेन ट्रेड में मुझे समझ नहीं आता है। चाइना से हम लोग का रिलेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन चाइनीज गुड्स हमारे मार्केट को फ्लड किए रहते हैं। चाइना का आप जानते हैं ट्रेड इम्बैलेंस कितना ज्यादा है। तो क्यों नहीं भारत सरकार चाइना से सभी इंपोर्ट को बैन कर पाती है? क्या कारण है इसके पीछे? सर, जहाँ तक चाइना का बात है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पूरी बॉम्बार्डमेंट हो पड़ी है इंडिया के मार्केट में, और करीबन ये $50 बिलियन से ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट। वो तो मैं समझ गया। तो मेरा कि एज ए पॉलिसी क्यों नहीं कर पाते हैं कि चाइना से कंज्यूमर गुड्स या कोई भी गुड्स हम बैन क्यों नहीं कर पाते हैं टोटल बैन? क्योंकि वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता है और सेमी और हाई स्किल्ड और सोना वहाँ ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, और कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स बैरियर्स हैं। उसके अलावा वो चीप गुड्स वहाँ ज्यादा है क्योंकि हाईली स्किल्ड लोग ज्यादा अवेलेबल है। आपने बताया, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि कुछ WTO रेगुलेशंस का भी हवाला देंगे। आपने तो वो दिया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। WTO रेगुलेशंस क्या इसमें हमारी कुछ मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है? एक्चुअली सर, इंडिया का ज्यादातर एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादातर फूड आइटम्स में रहे हैं, या फिर कॉटन टेक्सटाइल्स इस तरह के, और उसके बाद मसाले वगैरह का भी देखते हैं इस तरह का। जबकि चाइना से जो हमारा एक्सपोर्ट आइटम्स है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, जो जैसे सेमीकंडक्टर, रॉ मटेरियल्स। अच्छा, ये बताइए राजन जी, ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2017। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? उसके बाद सर मैंने MBA करा BHU से ही, और कुछ दिन मैं बैंक में था सर, ICICI बैंक एज ए डिप्टी मैनेजर वहाँ वर्क करा था, और तब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। फॉरेन ट्रेड में क्या पढ़ते हैं आप? सर फॉरेन ट्रेड एक तो जो SOP जो उसकी प्रोसीजर्स होती है, उसके बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, और अदर देन इसके अलावा कैसे ट्रेड को हम लोग प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट को कैसे ग्रूम करा जाए, और ट्रेड बैलेंस, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ा है इंडिया के कंटेक्स्ट में। इंडिया के और उसके बाद कुछ टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है। ये कस्टम यूनियन क्या है? सर कस्टम यूनियंस जनरली कुछ ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियंस वगैरह का, वो लोग एक कॉमन टैरिफ पॉलिसी रखते हैं एक्सपोर्ट के लिए, ताकि नॉन टैरिफ बैरियर्स और दूसरे हर्डल्स क्रिएट ना हो दोनों कंट्रीज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। और CA और CEPA, यस सर, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट और प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। जनरली सर CA के बाद CEPA का प्रोविजंस है, जैसे हमने लास्टली अमेरिका के साथ ये करा था सर। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे जाते हैं, फिर CA CEP पे आते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जो दो मोस्ट वैसे कंट्री जिसमें ट्रेड का दायरा बहुत बड़ा है, अगर दोनों में एक लाइन में अगर डिफरेंस करना हो तो कैसे डिफरेंस करेंगे? तो उसमें होता है सर एक कॉमन गुड्स जो ज़्यादातर ये कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रही है, वो कंट्री इसको एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें ज़्यादातर टैरिफ्स वगैरह को हम लोग मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अभी आप ब्लॉक्स की बात कर रहे थे। हाँ सर, ब्लॉक्स। तो यूरोपीय यूनियन और रेस्ट ब्लॉक्स, यस सर, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सर दूसरी कंट्रीज के यहाँ यूरोपियन यूनियंस में तो ये है कि एक करेंसी है यूरो, नहीं, जो सबसे स्मूथ प्रोसेस है। यूरोपीय यूनियन यस है ना, और रेस्ट जितने भी ब्लॉक्स हैं, यस सर, उस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिक दो डिफरेंस बताएं। हाँ, एक तो सर कॉमन करेंसी का है, करेंसी का, और दूसरे को मुझे लगता है कि सर
जो गुड्स का जो मोबिलिटी है उसमें बहुत तरह के उसको मतलब टैक्सेस और अदर दूसरे मतलब प्रोविजन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा इस तरह का झोल्स नहीं दिखते वहाँ पे। एक कैपिटल फ्लो होता है हाँ सर। फॉरेन ट्रेड में, क्या है ये कैपिटल फ्लो? सर फ्री फ्लो फॉरेन करेंसीज को हम लोग कैपिटल फ्लो बोल सकते हैं, जो जनरली हाँ, क्या है ये? सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स जो वहाँ के ज़्यादातर कैपिटल में कहा ट्रेड के लिए सर बनाया गया है। राइट। अच्छा, ये ट्रायंगुलर ये क्या है? ट्रायंगुलर ट्रेड। ट्रेड सॉरी सर, इसके बारे में नहीं सुना। ये एनआईसी के बारे में सुना है? एनएक्सी, एनआईसी, एलआईसी, एनआईसी, एलआईसी, एनआईसी, एनआईसी, एनओसीज वगैरह सुना, एनआईसी नहीं सुना। न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। ओके। चूंकि आप फॉरेन ट्रेड में भी हैं और एक आपका इंटरनेशनल अफेयर भी आप बता रहे हैं, हाँ सर। है ना? ये आपका हॉबी है? सर पॉडकास्ट वगैरह नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए उसको सुनना, उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल्स जो भी डिबेट्स हैं या फिर जो भी हमारे नियर अबाउट इस तरह की चीज़ें होती है उसमें सर मेरे को इंटरेस्ट है ज़्यादा। ये गेटवे ऑफ ईस्ट Yes, sir. यूरोप है ना? यस सर। हाँ सर, गेटवे एक तो जैसे एक मिनट, गेटवे माना जाता था जो ईस्टर्न यूरोप को आप देखते हैं, हाँ सर। उसको किसके लिए माना जाता था गेटवे? सर किसको? ईस्टर्न यूरोप को गेटवे माना जाता था। यूक्रेन को माना जाता है सर गेटवे को। ईस्टर्न यूरोप आप देख रहे हैं, ईस्टर्न हाँ सर, यूरोप, यूरोप देख रहे उसको गेटवे माना जाता था। हैं। यस सर। किसके लिए गेटवे माना जाता था? सर साउथ एशियन कंट्रीज मेजरली जो इंडिया और चाइना के लिए माना जाता है, जो तुर्की से ईस्टर्न यूरोप कैसे उसके लिए होगा? बाद में बाल्कनाइजेशन की मैं बात करता यस था। सर, जैसे BRI CECP की बात होती है नहीं नहीं और नहीं, पुराने सिल्क रूट को ओपन करने। नहीं, आपने उसको देखा ही नहीं। मैं कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, सॉरी। जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं इसके? हाँ सर थोड़ा बहुत। हाँ? मैकेंडर का पढ़ा है? सर मैकेंडर का पढ़ा है? नहीं सर, इनके बारे में। नहीं। हार्टलैंड, आर्टिक, हार्टलैंड ये सब ये सॉरी नहीं पता। अच्छा, आपका जो डिग्री है, ठीक Yes, है, जो आपने किया MBA फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। क्या इसका ऑडिटर से कुछ रिलेशन है क्या? नहीं सर, फॉरेन ट्रेड में हम लोग जनरली जो भी उसकी SOPs होती है, इंस्पेक्शन करना है, जैसे कस्टम्स के लिए वहाँ से क्लियरेंस लेना, उसके बाद जो इसमें सर उसके अलावा सर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक कोड होता है वो जनरेट करना, RBI से क्लियर लेना, एक जिम से इस तरह का वो करना, इस तरह का प्रोसेस करते हैं। लेकिन सर ऑडिटिंग का मैंने नहीं सुना या फिर ठीक हम है, लोग में नहीं होगा। है। ये तो आपका जो कोर्स रहा है, ठीक Yes, है, sir. वो बहुत ही वास्ट रहा है, हाँ ठीक सर, है, वास्ट, वास्ट रहा है। इंडिया के डेवलपमेंट में आप काफी अच्छा योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सर। फिर आप अपना कैरियर उस तरफ क्यों नहीं बढ़े? इस तरफ लेके क्यों आ गए, लाना चाहते हैं? सर कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स तरह की चीजें जो होती है, खासकर ई-कॉमर्स वगैरह का, और उसका इंडिया में बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड रहा है। बट आप पूछ रहे हैं कि सर ऑडिटिंग में इसका क्या वो हो नहीं, सकता है? आप वो उतना बड़ा जहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, बिल्कुल सर, वर्क करने का Wide scope है। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस छोड़ के आप गांव में आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप काम से भाग रहे हैं। नहीं सर, काम से नहीं भाग रहे, रूट लेवल पे वर्क करना ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है, खासकर डायरेक्टली कनेक्टेड के पीपल्स से। सर इसीलिए मेरे को लगता है ऑडिटिंग मेरे लिए ज्यादा शुरू। कहीं ना कहीं मैंने सर इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, उसके बाद मेंस में UPSC मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, तो कहीं ना कहीं ऑडिटिंग में मेरे को लगा कहीं ना कहीं इस सारा चीजों का एक कोलैबोरेशन है और मेरे को इंटरेस्ट भी इन सब चीजों में शुरू से रहा है सर। ठीक है, और ऑडिट के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ सर, क्या ऑडिट क्या जानते हैं आप खुद बताइए। सर एक तो सर कैग से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी और पब्लिक फंड्स वगैरह का जो CAG होता है या CGA होते हैं, वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं ऊपरली लेवल पे। फिर निचले PRI लेवल पे भी होती है, उसमें भी एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट, थर्ड पार्टी, और उसके बाद सोशल ऑडिटिंग वगैरह का कंसेप्ट है। जहाँ तक सर पंचायती राज में विभाग में इसमें मैंने सुना है कि सर इंटरनल ऑडिटिंग होती है, जो उसकी अपनी एक SOP ऑलरेडी बनाई होती है, उसके यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किए गए होते हैं, अलग अलग जो भी आइटम्स या फिर जो चीज़ भी उसकी बनी होती है, उसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ओके, ठीक है।
पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट मतलब जो डिस्कशंस ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर डिस्कशन करते हैं, जिसमें एक कॉमन टॉपिक्स होता है, जिसमें लोग अपने व्यू देते हैं, फिर लास्ट में लोग समराइज करते एक कॉमन पॉइंट पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक ठीक है सर। एक दो क्वेश्चन और राजन, आपने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सुना है? यस सर। ये क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या काम इंडिया में हुआ है? यस सर। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3 टियर सिस्टम की बात आई थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजन के 92 और 93 अमेंडमेंट के थ्रू, इसमें ज्यादातर क्या है कि जो भी सरकार के स्कीम्स और प्रोग्राम्स है उसको पीपल सेंट्रिक बनाने की कोशिश की गई, और जो भी ज्यादातर पॉलिसी मेकिंग से लेके स्कीम जनरेटर तक का काम भी लोकल लेवल पे छोड़ा गया है। और उसमें कोशिश ये भी होती है कि उनको वाइडर स्कोप दिया जाए ताकि वो खुद ज्यादा फंड जनरेट कर पाए, एज वेल एज जो लोगों का जो आपने 3 टियर्स की बात की, कौन कौन है ये 3 टियर्स? यस सर, ये जिला परिषद है, पंचायत समिति होती है और ग्राम पंचायत होता है, और ग्राम पंचायत। ठीक है, गुड, योर इंटरव्यू इज ओवर, आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।